उधर जॉश की कार में हालत और भी खराब थी। पीछे से उठती वह भयानक आवाज जैसे सीधे दिमाग को झकझोर रही थी। मार्क ने घबराकर अपने ईयर्स ढंक लिए और सांस रोक ली। जॉश स्टीयरिंग पकड़े हुए था, इसलिए अपने ईयर्स नहीं ढक सकता था। वह लगभग कार रोक ही चुका था। सौभाग्य से उसका पैर अब भी एक्सेलरेटर पर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हेनरी उस आवाज से बुरी तरह प्रभावित हो चुका था। उसकी कार अचानक आगे ब्रेक लगाती गाड़ी से टकराने वाली थी। जॉश ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाकर किसी तरह दुर्घटना टाल दी। फिर भी उनकी कार दूसरे व्हीकल के बम्पर को छूती हुई निकल गई। आए तुम जानते हो, बस मार्क की आवाज जैसे दूर से आती हुई सुनाई दी। उसी समय हॉर्न फिर गूंजा, इस बार लगातार, बिना रुके, बिना थमे। मेरी आंखों के सामने वही व्हीकल दिखाई दिया जिसे पहले बेट की तरह इस्तेमाल किया गया था। अगर हम इसी स्पीड से जाते रहे तो सीधे उससे टकरा जाते। लेकिन जैसे ही जॉश लेन बदलने वाला था, हेनरी की कार रास्ते में आ गई। ये लोग कर क्या रहे हैं? मार्क ने कार को डगमगाते देखा तो भौहें सिकोड़ लीं। वह भीतर झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक लौरा की घबराई हुई आवाज फोन से सुनाई दी। मार्क, हम मुसीबत में हैं। मार्क, हम मुसीबत में हैं। हेनरी की हालत अजीब हो गई है। आइजैक और आह, एक चीख, फिर किसी चीज के गिरने की आवाज और लाइन कट गई। मार्क का चेहरा गुस्से से भर उठा, लेकिन अभी चिल्लाने का समय नहीं था। ट्रक बहुत करीब पहुंच चुका था। जॉश ने दांत भींचे और स्टीयरिंग घुमा दिया। हेनरी की कार, जिसकी स्पीड काफी कम हो चुकी थी, पीछे छूट गई। उन्होंने किसी तरह सामने खड़े बेट व्हीकल को पार कर लिया, लेकिन राहत की सांस लेने का भी समय नहीं मिला। ओह शिट! मार्क के मुंह से एक और गाली निकली। सामने से भी एक विशाल ट्रक उनकी ओर आ रहा था, लगभग उसी आकार का जैसा पीछे उनका पीछा कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे दोनों ट्रक्स के बीच फंस जाएंगे या कुचल दिए जाएंगे। मार्क जल्दी से जॉश को स्थिति समझाने लगा, लेकिन जॉश के ईयर्स में अब भी तेज टेनिटस गूंज रही थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मार्क ने बेचैनी से उसे इशारा किया। तभी सामने खड़ी कार बिल्कुल उनकी आंखों के सामने आ गई और जॉश अचानक चीख पड़ा, रुको! उसी क्षण उसने स्टीयरिंग पूरी ताकत से घुमा दिया। कार ने एक खतरनाक मोड़ लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा व्हीकल हवा में उछल गया हो। मार्क झटके से झुककर चेस के ऊपर आ गया। जॉश ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली, एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। व्हील्स हवा में बेतहाशा घूम रहे थे। कुछ सेकंड का वह उड़ता हुआ पल अजीब तरह से बहुत लंबा महसूस हुआ। फिर धड़ाम! कार जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरी। हर तरफ धूल उड़ गई। रेत के बवंडर उठ खड़े हुए। लेकिन जॉश नहीं रुका। उसने गियर बदला और डर्ट रोड पर पूरी स्पीड से दौड़ पड़ा। पीछे ट्रक अब भी पीछा कर रहा था। कार बुरी तरह हिल रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। किसी भी तरह रास्ते से हटना होगा। लेकिन कैसे? तभी ट्रक का पैसेंजर डोर खुला। एक आदमी बाहर झुक गया। उसके हाथ में मशीन गन थी। जॉश उसे देखकर चेतावनी देने ही वाला था कि गोलीबारी शुरू हो गई। धड़ 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 धड़! बुलेट प्रूफ व्हीकल जोर जोर से कांपने लगा। जॉश ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन कच्ची सड़क पर डायरेक्शन बदलना आसान नहीं था। सोचो, सोचो, वो खुद से बड़बड़ाया, जैसे खुद को मजबूर कर रहा हो। समय बहुत कम था। अगर ट्रक और करीब आ गया तो सब खत्म। तभी पीछे से मार्क चिल्लाया, जॉश, सी की हालत अजीब हो रही है। जॉश को सोचने के लिए कुछ सेकंड मिल गए और फिर अचानक उसने फैसला कर लिया। सिर नीचे करो, वह गरजा। अगले ही पल उसने अपनी पिस्टल निकाली और बिना हिचकिचाहट पीछे की विंडो पर गोली चला दी। तड़ाम! ग्लास टूटकर बिखर गया। कांच के टुकड़े मार्क और चेज की पीठ पर गिरने लगे। जॉश ने तुरंत स्टीयरिंग दूसरी दिशा में घुमा दिया। मशीन गन की बरसात कुछ पल के लिए रुक गई। फिर वह चीखा, मार्क! ठीक है। मार्क तुरंत सीधा बैठ गया। उसने पिस्टल तानी। ट्रक ठीक उनके पीछे था। यह मौका था। उसने ध्यान से निशाना साधा। सीधे ट्रक के व्हील्स पर एक के बाद एक 6 गोलियां। धड़ धड़ धड़! उसे नहीं पता कौन सी गोली लगी, लेकिन अगले ही पल एक व्हील भयानक धमाके के साथ फट गया। ट्रक डगमगाने लगा। मशीन गन चला रहा आदमी चीखते हुए उछल गया। ड्राइवर ने घबराकर स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पीछे ट्रक नियंत्रण खो चुका था। जॉश ने मौका नहीं गंवाया। उसने पूरी स्पीड से कार आगे बढ़ा दी। फक! फक! कुछ ही पल पहले उसे लगा था कि वे बच गए, लेकिन अब वह स्टीयरिंग पर हाथ मार रहा था। मार्क ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जॉश का चेहरा सख्त हो चुका था। ऑयल लीक हो रहा है? उसने दांत भींचकर कहा।
यह ज्यादा देर नहीं चलेगी। नेविगेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। 4 अभी चल रही थी, लेकिन कब तक, किसी को नहीं पता था। कुछ मिनट बाद वार्निंग अलार्म बजने लगा। फ्यूल पर्याप्त नहीं था और फिर कार पूरी तरह रुक गई। उजाड़ मैदान में इक्का दुक्का पेड़ जरूर उगे हुए थे, लेकिन उसे फॉरेस्ट कहना शर्म की बात होती। कई सालों से यहां ठीक से बारिश नहीं हुई थी। इसी वजह से अक्सर फॉरेस्ट फायर्स लग जाती थीं और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाते दिखाई देते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। डैम इट! जॉश अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने बेचारी टायर को लात मार दी। बेशक उससे कुछ बदलने वाला नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहां तक आंख जाती थी, इंसानों का कोई निशान नहीं था। शांत हो जाओ। अरे, थोड़ा काम डाउन। मार्क ने उसे समझाने की कोशिश की। उसी समय चेस लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकला और दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला था। फिर अचानक उसका शरीर सिकुड़ गया, जैसे उसे तेज मतली उठी हो। वो ओक दर्द भरी आवाजें उसके गले से निकलीं, लेकिन बाहर कुछ नहीं आया। सिर्फ खट्टे गैस्ट्रिक जूस मिली लहर। जॉश उसे देखता रहा। दिल में एक अजीब सी कसक उठी। काफी देर बाद चेस थोड़ा संभला, लेकिन अब भी आंखें बंद किए कार के सहारे खड़ा था, जैसे चक्कर आ रहे हों। जॉश को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा। माफी मांगने या उसे दिलासा देने के बजाय वह चुपचाप कार के रेफ्रिजरेटर तक गया, अंदर से बॉटल्ड वाटर निकाली, ढक्कन खोला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस समय तक चेस मुश्किल से सांस ले रहा था। उसने धीरे से आइस खोली। थका हुआ, पीला चेहरा ऊपर उठा। उस हालत में भी वह हैरतंगेज रूप से खूबसूरत लग रहा था, और उसकी भीगी हुई आइस, जिनमें दर्द और आंसुओं की चमक थी, जॉश का अपराध बोध और बढ़ा गई। वह बिना कुछ कहे पानी आगे बढ़ाए खड़ा रहा। आम दिनों में चेस शायद गाली देकर बॉटल छीन लेता, लेकिन आज उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी। उसने बस लंबी सांस ली और पानी पीने लगा। जॉश चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी नेक ऊपर नीचे हो रही थी, हर घूंट के साथ। आखिरकार पूरी बॉटल खत्म हुई। तब चेज ने लंबी सांस छोड़ी, अपने लिप्स को हाथ की पीठ से पोंछा और खाली बॉटल उसकी तरफ बढ़ा दी, जैसे यह सबसे स्वाभाविक बात हो। जॉश ने बॉटल ली और लापरवाही से कार के भीतर फेंक दी। अब जाकर चेस थोड़ा होश में लगता था। जॉश के भीतर राहत और पछतावे का अजीब मिश्रण उमड़ा। तभी मार्क बोला, हम आगे नहीं जा सकते। इतना तो मैं भी देख रहा हूं, इडियट। चेस की आवाज सुनकर जॉश को राहत मिली। कम से कम वह पहले जैसा तो लग रहा था। उसकी लगातार तंज कसने वाली आदत ने जॉश का अपराध बोध कुछ कम कर दिया। मार्क ने ठंडे स्वर में कहा, अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं। वह जॉश की तरफ मुड़ा। या तो यहीं बैठकर रेस्क्यू का इंतजार करें, या रास्ता ढूंढने निकल जाएं। जॉश ने पेशेवर अंदाज में जवाब दिया, पानी 1-2 दिन के लिए काफी है। उसका इरादा था कि रात कार में गुजारेंगे, सुबह होने पर आगे की सोचेंगे। लेकिन यह तभी संभव था जब चेस पैदल निकलने का फैसला न करे। और चेस का जवाब वही था जिसकी उम्मीद थी। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने झल्लाकर कहा, बिना रास्ता जाने रेगिस्तान में निकल पड़े? पागल हो गए हो क्या, सन ऑफ अ बिच? मार्क और जॉश दोनों एक साथ चुप हो गए। चेस ने फिर गाली दी, अपनी आइस रगड़ी और बड़बड़ाता हुआ जैकेट की अंदरूनी पॉकेट से एक काला सिगरेट केस निकाल लाया। वह कुछ कदम दूर चला गया और सिगरेट जला ली। मार्क और जॉश उसकी पीठ देखते रहे। फिर दोनों ने एक साथ नजरें फेर लीं। जहां तक नजर जाती थी, सिर्फ वीरानी थी। मार्क ने गहरी सांस ली। अब क्या करें? अचानक उसने भौहें सिकोड़ लीं। जॉश ने हैरानी से देखा। मार्क ने हाथ उठाकर इशारा किया कि सब ठीक है, शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं। वह हल्का सा हंसा। काफी समय बाद इतना मजेदार दिन मिला है। वाह, जॉश ने सूखे स्वर में जवाब दिया। मार्क फिर गंभीर हो गया। लेकिन ऐसे नहीं चल सकता। किसी को मदद लानी होगी। मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें काफी दूर चलना पड़ सकता है। तो क्या हुआ? मार्क ने कंधे उचकाए। किसी न किसी को तो जाना ही होगा। जॉश के पास कोई जवाब नहीं था। मार्क सही कह रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मार्क बोला,
शायद सी की मैनेजर अब तक कुछ कर चुकी होगी। हो सकता है सर्च टीम भेज दी हो। वह जॉश की तरफ मुड़ा। तुम यहीं रहो और सी का ध्यान रखना। मेडिसिन अभी बाकी होनी चाहिए। वह ठीक रहेगा, है ना? उसने दूर खड़े चेस की तरफ देखा। वह अब भी अकेला सिगरेट पी रहा था। जॉश ने धीरे से कहा, खैर, पता नहीं। मार्क ने कंधे उचकाए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने थोड़ी देर और बात की। फिर मार्क रेफ्रिजरेटर से पानी और कुछ स्नैक्स निकाल लाया। जॉश और चेस का हिस्सा भी अलग रख दिया। ठीक है, मार्क मुस्कुराया। सावधान रहना। तुम भी, जॉश ने जवाब दिया, एक दूसरे की सुरक्षा की कामना करने के बाद। मार्क चल पड़ा, धीरे धीरे, और फिर दूर होता चला गया। कुछ देर बाद वहां सिर्फ जॉश और चेज रह गए। जॉश तब तक मार्क को देखता रहा जब तक वह नजर से ओझल नहीं हो गया। फिर वो सीधा ड्राइवर सीट पर जा बैठा। उसी समय पीछे से चेस की आवाज आई। क्या कर रहे हो? जॉश ने मुड़कर देखा। चेस उसके बिल्कुल पास खड़ा था। तुमने खुद कहा था कि कार अब इस्तेमाल नहीं हो सकती। जॉश ने मशीन की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ और काम कर रहा है या नहीं। शायद इमरजेंसी रेस्क्यू रिक्वेस्ट सिस्टम अभी भी एक्टिव हो। उसने डैशबोर्ड के आसपास के बटन्स दबाने शुरू किए। एक एक करके सिस्टम्स चेक करने लगा। मॉनिटर पर उंगलियां फेरते हुए वह टेस्टिंग मोड में चला गया। कुछ देर बाद स्क्रीन हल्की सी झिलमिलाई। पूरी तरह सही नहीं थी, लेकिन अभी भी काम कर रही थी। जॉश धैर्य से ब्लिंकिंग स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ करता रहा। काफी देर बाद सिग्नल धीरे धीरे आने लगा। कभी दिखाई देता, कभी गायब हो जाता। चेस पूरे समय उसे चिढ़े हुए चेहरे से देखता रहा। आखिरकार जॉश ने सिर उठाया। सिग्नल भेज दिया है, उसने कहा। अगर किसी ने डिटेक्ट कर लिया तो मदद आ जाएगी। क्या? चेस ने भौहें चढ़ाईं। जॉश कुछ देर इमरजेंसी सिस्टम समझाने की कोशिश करता रहा, फिर खुद ही हार मान गया। वह भी थका हुआ था, चिड़चिड़ा भी। बस इतना समझ लो, उसने सपाट स्वर में कहा, कोई न कोई आ जाएगा। कुछ पल चेस उसे घूरता रहा, फिर अचानक गालियों की बौछार शुरू कर दी। उसने कार को लात मारी, हाथ से पीटना शुरू कर दिया। कार पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी, और वैसे भी उसकी अपनी नहीं थी। जॉश में उसे रोकने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे करते रहने दिया। उस पल उसे पीठ की बहुत याद आई। आज खास तौर पर पूरी तरह अंधेरा होने तक तापमान तेजी से गिर चुका था। ठंडी हवा मैदान पर दौड़ रही थी। जॉश ने ट्रंक खोला। उम्मीद तो ज्यादा नहीं थी, और सच में अंदर कुछ टूल्स के अलावा ज्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन एक चीज थी, एक ब्लैंकेट। ठंडी हवा से कांपते हुए जॉश ने उसे बाहर निकाला, झटका देकर खोला और अपनी बाहों में भर लिया। फिर वह उसे लेकर चेस की तरफ बढ़ा। चेस पैसेंजर साइड का डोर खोलकर कार के अंदर झांक रहा था। जॉश को आते देख उसने हल्की नजर उठाई। जॉश ने ब्लैंकेट आगे बढ़ाया। ओढ़ लो, ठंड बढ़ जाएगी। जैसा उसने कहा था, यहां सिर्फ सूखी घास और कुछ बिखरे हुए पेड़ थे, लेकिन सूरज डूबते ही बर्फ जैसी हवा चलने लगी थी। अगर सावधानी न बरती जाए तो शरीर का तापमान तेजी से गिर सकता था, और बचने का एकमात्र तरीका था कार में दुबक कर ब्लैंकेट ओढ़ना। हालांकि रियर विंडो टूट चुकी थी, हवा अंदर घुस रही थी, फिर भी कुछ न होने से बेहतर था। लेकिन चेस ने ब्लैंकेट को देखा तक नहीं, बस नजर घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा। जॉश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया। ब्लैंकेट अपने शोल्डर्स पर डाली और कसकर लपेट ली। उसे महसूस हुआ चेस अब भी उसे देख रहा था, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। हां, पीछे से चेस की हल्की आवाज आई। जॉश ने ध्यान नहीं दिया। ब्लैंकेट की गर्माहट सुखद थी। उसने लंबी सांस छोड़ी। उसकी सांस सफेद धुएं की तरह हवा में उभरी और तुरंत गायब हो गई। तभी पीछे से एक अजीब आवाज आई। जॉश ने भौहें सिकोड़ लीं, सुनने लगा। फिर मुड़कर देखा, चेस कांप रहा था। उसके ऊपर सिर्फ जैकेट थी, अंदर पतली शर्ट। शिट! चेस ने धीरे से गाली दी, एक हाथ से बाल पीछे किए। उसकी लंबी खूबसूरत फिंगर्स ठंड से लगभग सफेद पड़ चुकी थीं, हल्की हल्की कांप भी रही थीं। उसने अपने लिप्स काटे,
सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर अचानक उसकी नजर जॉश से मिली। कुछ पल दोनों चुप रहे। जॉश बस उसे देखता रहा। ठंड से उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन धीरे धीरे उस पर रंग लौटने लगा। चेस ने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और अगले ही पल उसका पूरा चेहरा हल्का लाल हो गया। ठंडी हवा फिर उसके ऊपर से गुजरी। उसके सुनहरे बाल माथे पर बिखर गए। आंखों के नीचे की त्वचा और गुलाबी हो गई। बैंगनी आईज झेंपकर दूसरी तरफ खिसक गईं। लंबी आईलैशेस कांप उठी। जॉश की नजर उसके चेहरे पर ठहर गई, उसकी सीधी खूबसूरत नोज से लेकर उन लिप्स तक जो ठंड से हल्के कांप रहे थे। और फिर उसने बिना कुछ सोचे ब्लैंकेट अपने शोल्डर्स से उतार दी और चेस की तरफ बढ़ा दी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई, ये आदमी सिर्फ अपने चेहरे के दम पर पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है, पर्सनैलिटी का क्या है? जॉश ने सचमुच यही सोचा। आखिर वही तो था जो कुछ देर पहले तक खुद को गर्म रखने के लिए ब्लैंकेट ओढ़े बैठा था, लेकिन अब बिना हिचकिचाहट उसे चेज को दे रहा था। इस बार चेज ने मना नहीं किया, हालांकि उसने खुशी खुशी भी नहीं लिया, बस चुपचाप खड़ा रहा। जॉश आगे बढ़ा और ब्लैंकेट उसके शोल्डर्स पर डाल दी। फिर उसे गर्दन के नीचे से आधा घुमाकर वैसे ही लपेट दिया जैसे वह कभी पीठ के साथ किया करता था। तभी जाकर चेस के कांपते हुए शरीर में थोड़ी गर्मी लौटी। कंपकंपी धीरे धीरे कम हो गई। उसने ब्लैंकेट पकड़ ली और आराम से सीट के सहारे टिक गया। उसी पल जॉश को एहसास हुआ, रुको, क्या वह घायल है? ये बात उसे अभी समझ आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैंकेट में लिपटा चेस पैसेंजर सीट से टिक कर बैठ गया। आंखें बंद कर लीं। उसकी लंबी आईलैशेस गालों पर छाया डाल रही थीं। फिर उसने बिना आंखें खोले कहा, डोर बंद करो, बेकार हरामी। जॉश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप डोर बंद कर दिया और पीछे हट गया। ठंडी हवा अब उसकी पीठ से टकरा रही थी, पहले से कहीं ज्यादा तीखी लग रही थी।